हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम पृथ्वी पर घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं की 3 प्रक्रियाओं के बारे में जाना। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है, या तो वह घट रहा है या वह बढ़ रहा है। ये घटने या बढ़ने की क्रियाएं 3 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप घटित होती हैं, जिन्हें अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण नाम दिया जाता है। इन तीनों की परिभाषाएं हम पिछली वीडियो में प्राप्त कर चुके थे। हमने देखा था कि अपक्षय अर्थात जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट कर बिखर जाता है तो इस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। जब कोई पदार्थ अपने ही स्थान पर टूट कर बिखर जाता है तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। टूटा हुआ पदार्थ जब वायु के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है तो इस प्रक्रिया को अपर्दन कहा जाता है। और उड़ाया गया या बहाया गया पदार्थ जब किसी नए स्थान पर जाकर रुकता है या जमता है तो ये प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। इन तीनों प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आज धरातल पर विभिन्न क्रियाएं देखने को मिलती हैं। भूदृश्यों का निर्माण हो या उनका समापन हो। एक मैदान का पर्वत के स्वरूप में परिवर्तित हो जाना या एक पर्वत का एक समतल मैदान बन जाना, इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही घटित होता है। आज धरातल पर विभिन्न पर्वत, चट्टानें, पठार विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। कोई अधिक ऊंचा है तो कोई अत्यधिक नीचा, कहीं ऊंचे पठार हैं तो कहीं गहरी घाटियां। इन सब का निर्माण जो हुआ या हो रहा है या होगा, ये इन 3 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होता है। अपक्षय और अपर्दन को संयुक्त रूप से अनाच्छादन नाम दिया जाता है, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। अपक्षय और अपर्दन अर्थात अनाच्छादन, ये एक संयुक्त शब्द है उन दोनों शब्दों के लिए। आज हम अपक्षय से संबंधित और विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे
कि कहीं पर अपक्षय अधिक और कहीं पर अपक्षय कम आखिर किन कारणों से होता है? उन्हीं कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनमें नंबर 1 आता है शैल संरचना। शैल मतलब चट्टानें। जिन चट्टानों का अपक्षय होने वाला है उनकी संरचना कैसी है? अगर कठोर है तो अपक्षय कम होगा, और मुलायम है तो अपक्षय की दर भी अधिक होगी। कुछ चट्टानें रंध्रदार होती हैं, यानी छिद्रदार होती हैं, तो कुछ चट्टानें अरंध्र होती हैं। रंध्रदार चट्टानों में अपक्षय की प्रक्रिया अधिक होती है। कैसे? मान लीजिए इस तरह से एक चट्टान जिसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र, वर्षा होगी तो वर्षा का जल इन छिद्रों के माध्यम से होता हुआ चट्टान के अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंचने पर ये जल विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है और चट्टानों के आंतरिक भाग को कमजोर बना देता है, जिससे अपक्षय की क्रिया अधिक होती है, यानी चट्टानें टूट जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी चट्टान जिसमें छिद्र नहीं पाए जाते, तो वर्षा का जल चट्टानों के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिससे अपक्षय की क्रिया धीमी गति से होती है। तो जिन चट्टानों का विखंडन होने वाला है, जो चट्टानें टूटकर बिखरने वाली हैं, जिन चट्टानों का अपक्षय होने वाला है, अगर वो चट्टानें रंध्रदार हैं, मुलायम हैं, भुरभुरी हैं, कोमल हैं, तो उनका अपक्षय भी अधिक होगा। वहीं कठोर अरंध्रदार चट्टानें जो मजबूत हैं, उनका अपक्षय भी कम होगा। तो अपक्षय शैल संरचना में विशेषकर प्रभावी होता है। अगर शैलों की आकृति अपक्षय को प्रभावित करने में योगदान देती है, तो अपक्षय की क्रिया भी अत्यधिक होगी। तो पहला कारण था शैल संरचना। नंबर 2, भूमि का ढाल। दो प्रकार के ढाल देखने को मिलते हैं, एक तीव्र ढाल और दूसरा मंद ढाल। ये तो तीव्र ढाल है और ये मंद ढाल है। कोई भी वस्तु यहां से शीघ्रता से नीचे आएगी बजाय इसके। तो तीव्र ढाल पर अपक्षय की क्रिया अधिक होती है, क्योंकि भारी चट्टानों का वजन ये ढाल सहन नहीं कर पाता और चट्टानें खिसकते हुए नीचे आ जाती हैं, या इस भूमि का अपक्षय होने लगता है। जबकि यहां ढाल धीमा होने के कारण भूमि का यह भाग चट्टानों को संभाल पाने में सक्षम होता है। ऐसे में इन क्षेत्रों में
अपक्षय की क्रिया भी धीमी गति से होती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भूस्खलन ज्यादा आते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भूस्खलन नहीं आते, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के दौरान जब चट्टानें गीली और भारी हो जाती हैं तथा ढाल यानी मृदा के कण बिखर जाते हैं, तो चट्टानों का वजन ढाल नहीं संभाल पाता और बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं। परिणामतः अपक्षय की क्रिया भी अत्यधिक होती है। वही नंबर 3, जलवायु। तापमान भी विशेषकर प्रभावित करता है अपक्षय की प्रक्रिया को। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में, या यूं कहें कि वे क्षेत्र जहां दैनिक तापांतर अधिक होता है। दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर। जहां दैनिक तापांतर अधिक होता है वहां अपक्षय की प्रक्रिया भी अधिक देखने को मिलती है। मरुस्थलीय भागों में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जहां दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात्रि के समय तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ गर्मी पाकर फैलता है तो ठंड पाकर सिकुड़ता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मौजूद चट्टानें तापमान की अधिकता के कारण फैल जाती हैं। वहीं रात्रि के समय उनमें संकुचन हो जाता है। तो दिन के समय फैलाव और रात्रि के समय संकुचन, इस फैलाव और संकुचन के कारण चट्टानों के जोड़, चट्टानों के कण टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिससे चट्टानें भी टूटकर बिखर जाती हैं। तो दिन और रात्रि के समय तापमान, या यूं कहते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या वे क्षेत्र जहां की जलवायु उच्च है, तापमान अधिक है, वहां अपक्षय भी अधिक देखने को मिलता है। वही नंबर 4, वनस्पतियां भी इस क्षेत्र में ज्यादा अपना योगदान देती हैं। वनस्पति विहीन क्षेत्रों में अपक्षय की प्रक्रिया अधिक होती है, जबकि वनस्पति वाले क्षेत्रों में, या वे क्षेत्र जहां सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहां अपक्षय की क्रिया भी कम होती है, क्योंकि वनस्पतियां पौधों की जड़ें मृदा को, चट्टानों के कणों को आपस में बांधे रखती हैं, जोड़े रखती हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में वनस्पतियां नहीं है, वहां धरातल के कण, मृदा के कण स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, इसलिए वायु के दाब, तापमान आदि के कारण वो बिखर जाते हैं। जबकि जहां वनस्पतियां हैं वहां तापमान सीधे धरातल पर नहीं पहुंच पाता, पहली बात तो ये। और दूसरा, वनस्पतियों की जड़ उन कणों को, चट्टानों को, धरातल के कणों को, मृदा को आपस में जोड़े रखती है, बांधे रखती है। परिणाम में जिन क्षेत्रों में वनस्पतियां अधिक देखने को मिलती हैं, उन क्षेत्रों में
अपक्षय कम देखने को मिलता है, जबकि वनस्पति विहीन क्षेत्रों में अपक्षय की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो हमने अपक्षय को प्रभावित करने वाले आज मुख्यतः 4 कारणों के बारे में जानकारी हासिल की। यहां हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। कल यानी आगामी वीडियो में हम अपक्षय के प्रकारों के बारे में जानेंगे। अपक्षय कई प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और उन प्रकारों के भी कई उप प्रकार होते हैं। तो आगामी वीडियो में हम अपक्षय के प्रकारों की चर्चा करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है।